गांव के स्कूल में पढ़े। गांव का स्कूल था लोअर मिडिल जी 6 क्लास था। तो वहाँ से हमने की वो उस वक्त सारे पंजाब में नाम था उस स्कूल का, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माहौल कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मेरी वहाँ 3rd डिवीज़न आई। अच्छा। डॉक्टर स्वरूप सिंह तो चले गए कुरुक्षेत्र। हाँ, मैं यहाँ पे एक थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों 1982 में रोहट हलके के विधायक बने थे डॉक्टर भीम सिंह दैया जी, और हरियाणा में एक बहुत ही चर्चित किताब है जिसका नाम है पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी डॉक्टर भीम सिंह दैया जी रहे हैं, और आज डॉक्टर भीम सिंह दैया जी हमारे साथ हैं। 84 साल की डॉक्टर साहब की उम्र हो चुकी है, और आज भी इनके लिटरेचर के बनाए वीडियो को सुनकर पाकिस्तान में भी लोग एमए करते हैं। हरियाणा की राजनीति के बहुत सारे पहलू डॉक्टर भीम सिंह दैया की आंखों के सामने से गुजरे हैं, चाहे वो हरिद्वारी लाल जी हों, चाहे चौधरी बंसी लाल जी हों, चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों। डॉक्टर साहब ने एक बहुत लंबा अरसा हरियाणा के पॉलिटिक्स का देखा है, तभी शायद वो ये किताब लिख पाए हैं। और इनसे आज हम जानेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स के बहुत रोमांचक किस्से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हरिभूमि टीवी पर। धन्यवाद। और ये किताब मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ ली थी हरियाणा की। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ से संबंध रखते हैं, थोड़ा अपना पारिवारिक बैकग्राउंड और कहाँ आपका जन्म हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ पे आपकी हुई? मेरा गांव है सिलाना, रोहतक में था उस वक्त, आज सोनीपत जिला है वो। और मैं किसान का बेटा, हमारे ज़मीन थी। पिताजी हमारे गुजर गए थे जब मैं छोटा था, मुझे तो याद भी नहीं। अच्छा। 2 साल का हूँगा जी। तो माँ ने ही पाला पोसा। 2 बहनें थी और एक मैं था, मैं सबसे छोटा था। तो मैं जब, मुझे तो याद ही नहीं, बहुत छोटा था, 2-1 साल का, तो फादर की डेथ हो गई। तो गांव के स्कूल में पढ़े। गांव का स्कूल था लोअर मिडिल जी 6 क्लास था। उसके बाद क्योंकि वहाँ इंग्लिश नहीं होती थी, 1 साल इंग्लिश ओनली जाट हाई स्कूल रोहतक से की। अच्छा। उसके बाद 7th में एडमिशन मिला तो खरखोदा होता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल जी। तो उसमें 7th और 8th की। वहाँ हिंदी भी पढ़नी पड़ती थी, मुझे हिंदी कुछ कम आती थी जी। और शास्त्री जी मारते भी थे। तो मैंने घर वालों को कहा मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा और ऐसी जगह पढ़ूँगा जहाँ मुझे हिंदी ना पढ़नी पड़े। अच्छा। तो फिर मैं वेस्ट हाई स्कूल रोहतक में 9th में वहाँ गया। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स लिए। हिंदी से मेरी जान छुटी। तो उसमें अच्छे स्टूडेंट्स में गिना जाता था मैं जी। यहाँ तक कि जो हमारा टीचर था, कोई गलती होती तो हर गलती पे एक बेंच लगता था। अच्छा। हाथ पे मुझे कभी नहीं लगा। एक दिन बाई चांस कोई गलत जवाब मैंने दे दिया। उनको धर्म संकट हुआ, भाई इसको मारे कैसे, कभी मारा नहीं। तो चुपके से मेरे कान में आके पूछता है, चौधरी गांव गया था? मैं कहा हाँ जी, संडे इतवार को गया था। तो उसने फिर मारा नहीं, और जो बाकी थे जिनकी गलतियाँ उनको भी नहीं मारा। हाँ भाई, बराबर। हाँ, कि नहीं तो ये क्या कहेंगे, भाई इसको क्यों छोड़ दिया जी। तो वहाँ से हमने की वो उस वक्त सारे पंजाब में नाम था उस स्कूल का, बहुत ही अच्छा माना जाता था पढ़ाई के जी। वहाँ से करके 1st डिवीज़न थी मेरी, अच्छी गुड 1st डिवीज़न। तो फिर कॉलेज में गए तो वहाँ गांव में ही आ गए। जो चौधरी रणधीर सिंह होते थे, MP भी रहे सोनीपत से,
तो वो उन दिनों कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे। तो मेरे कज़िन पे दबाव डाला कि इनको यहाँ दाखिल कराओ हमारे स्कूल में, नहीं कॉलेज में, अच्छे स्टूडेंट्स आने चाहिए। तो मैंने फिर एफएससी में वहाँ CRA कॉलेज सोनीपत में admission। सोनीपत चले गया। लेकिन वहाँ पढ़ाई का माहौल कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मेरी वहाँ 3rd डिवीज़न आई, अच्छा। ज़िंदगी में पहली बार ही, एफएससी में 3rd। फिर मैंने कहा कज़न को कि मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, अच्छे कॉलेज में। तो फिर मैं जाट कॉलेज रोहतक में तभी अच्छे कॉलेजों में से BSc में बेस्ट कॉलेज। उस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, जो आज यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं हैं ऐसे टीचर थे। हमारा फिजिक्स का टीचर था डॉक्टर सुब्रमण्यम, जो कि मद्रास से था, और केमिस्ट्री के थे डॉक्टर रफेल जी, जो केरला से थे। अच्छा, इतनी दूर दूर से यहाँ। और PhD उन दिनों में कोई कॉलेज में सुना नहीं था PhD क्या होती है, वो डॉक्टर थे। और तीसरा था मैथमेटिक्स के डॉक्टर गिरवत, यूपी से थे जी। वो भी डॉक्टर थे, वो मैथमेटिक्स के थे। और इंग्लिश के थे ये फिर बाद में जलंधर चले गए थे। उनकी किताबें पढ़ी जाती थी सारे पंजाब में। OP मोहन। ये कौन से साल की बात कर रहे हो आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 58 से 60। 58 से 60। तब मैंने BSc की जी। तो 60 में पंजाब में फ्लड्स आए थे बहुत बुरी तरह। रोहतक में जो लड़कियों का कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज जी, उसके छत के ऊपर पानी चढ़ गया था। पानी, इतने फ्लड आया था। इतना फ्लड आया। तो हम सब स्टूडेंट्स, टीचर्स, वो नहर टूट गई थी, वो जो बड़ी नहर है, हाँ। तो उसको बंद करने के लिए हम सब सर पे बोरे उठा उठा उसके मिट्टी के डालते थे वहाँ। तब वो कई दिन में जाके रुका। अच्छा। तो बचा वो। लेकिन वो फ्लड्स का नतीजा ये हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी का रिजल्ट उस साल जाके कहीं अक्टूबर में आया। अक्टूबर में आया। एडमिशन्स तो जुलाई में हो जाते हैं। तो मेरा एडमिशन एश्योर हो गया था BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, इसमें फिजिक्स में। तो वहाँ लेकिन ये रिजल्ट ना आके दे, वो एडमिशन तो उन्होंने एश्योर कर दिया कि आप, क्योंकि टेस्ट में हो गया था मेरा, लेकिन रिजल्ट नहीं आया अक्टूबर तक। क्लासेस तो जुलाई में शुरू होगी, तो वो साल हमारा खराब हो गया। हाँ। तो उसमें फिर लोग कहने लगे खाली क्यों बैठते हो, आप कुछ कर लो। तो अपने कॉलेज में वहाँ CRA कॉलेज सोनीपत में डेमोन्स्ट्रेटर लग गया मैं। अच्छा, पहली नौकरी। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कराता था। तो उसमें तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कॉलेज टाइम में प्रैक्टिकल्स करा दिए, घर आके करने को कुछ था नहीं जी। तो मैं नावल्स पढ़ने लग गया, शौक किया। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा अभी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या रखा है, ये तो यही करते हैं। तो मैंने फिर MA इंग्लिश में एडमिशन लिया। तो MA इंग्लिश की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पहले गया था मैं दिल्ली, वहाँ भी एडमिशन हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि डॉक्टर स्वरूप सिंह तो चले गए कुरुक्षेत्र। हाँ, मैं यहाँ पे एक थोड़ा आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी। हरियाणा की राजनीति में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि डॉक्टर स्वरूप सिंह नाम की एक शख्सियत हरियाणा से हुए हैं। बोलो। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है, और आज के दौर के लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप मुझे डॉक्टर स्वरूप सिंह के बारे में बताइए, आपका उनसे कैसे परिचय हुआ? देखिए, वो सांगी गांव से, अच्छा, एक छोटे किसान के बेटे थे। यहाँ तक के फीस भी देने को पैसा नहीं होता, उनके पास नहीं होता। हाँ। तो लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार। गांव से जाट हाई स्कूल रोहतक आए, वहाँ से स्कूल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए,
उनके फादर इधर उधर से मदद लेके का एडमिशन करा दिया और दिल्ली से ही बीए किया, पहले बीए ऑनर्स इंग्लिश, अच्छा, और फिर इंग्लिश एमए में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहे, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट। गांव का लड़का, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी इंडिया में, तो उसमें फर्स्ट रहे। तो उसी बेसिस पे फिर उन्होंने ट्राई किया कि इंग्लैंड से पीएचडी करूं इंग्लिश। अच्छा, इंग्लैंड से पीएचडी उससे। हाँ, तो लंदन यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल गया और उन दिनों ये फेलोशिप्स वगैरह होती नहीं थी जी, बाद में तो हो गई हमारे वक्त। तो सवाल आया कि भी कैसे फिर अफोर्ड करें, पैसा कहाँ से। तो इनके फादर ने कहा भी देखो ये 4-5 किले हैं, इन्हें बेच दे और क्या करें अपने, पढ़ना तो है। हाँ, तो वो बेच के और फिर ये पानी के जहाज से, उन दिनों तो लंदन वही थे, लंदन गए, वहाँ से एमए की और वापस दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में लेक्चरर लग गए। अच्छा, हिंदू कॉलेज में पढ़ाया 2-1 साल, तो हरद्वारी लाल इधर क्रोडीमल कॉलेज में प्रिंसिपल थे। अच्छा, तो उन्होंने इनके बारे में सुना भी ऐसे ऐसे हैं, बहुत विद्वान आदमी है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, हम वाइस प्रिंसिपल बना देते हैं। कहते ठीक है, तो इन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया, वाइस प्रिंसिपल रहे। फिर हरद्वारी लाल जब चले गए वहाँ कुरुक्षेत्र, तो इनको भी ले गए, तो वहाँ 1 साल ये रहे, लेकिन साल के बाद चौधरी हरद्वारी लाल तो पॉलिटिक्स में चले गए, ये वापस प्रिंसिपल आ गए क्रोडीमल कॉलेज। अच्छा, क्योंकि यहाँ से छुट्टी लेके गए थे, रिजाइन नहीं किया था। तो यहाँ रहते रहे, फिर कुछ दिन बाद इनकी काबिलियत से वो वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, इनको प्रोफेसर का दर्जा मिला हुआ था। फिर वहाँ रेगुलर जॉब इनको प्रोफेसर की इंग्लिश की मिल गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब को। हाँ, उससे फिर ये बन गए कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद प्रो वाइस चांसलर। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की। फिर 1-2 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही वाइस चांसलर बने। वाइस चांसलर थे, तो वाइस चांसलर के बाद इनको मौका मिला इधर पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, यूनियन पब्लिक सर्विस इसमें कमीशन उसके पैनल में आ गई। हाँ, मेंबर बने, 6 साल पे मेंबर रहे। ऐसा भी मैंने सुना है कि वो यूपीएससी में रहते हुए उन्होंने जो रूरल एरिया के बच्चे थे उनके लिए कुछ अलग से उन्होंने प्रावधान। नहीं, उनकी मदद तो वो शुरू से, जब लेक्चरर थे क्रोडीमल कॉलेज में, फिर प्रिंसिपल रहे, इन्होंने इतना उनको इनकरेज किया, फैसिलिटीज़ दी, वजीफे दिए, जिसके पास फीस देने को नहीं फीस माफ़ की। तो देहात के जो लड़के आते थे उनकी मदद इन्होंने सबसे ज़्यादा की। और फिर जो अच्छे निकल गए पढ़ाई में, उनको यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में सबको नौकरियाँ, मैं भी उनमें से एक था। अच्छा, मुझे भी नौकरी यहाँ दी उन्होंने। इसी तरह मेरी तरह बहुत कई सौ लोगों को उन्होंने भला किया उनका। तो उसके बाद ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रहे। कमीशन के बाद जो है ये बन गए थे गवर्नर बने। चौधरी चरण सिंह ने बनाया इनको या चंद्रशेखर? ना, चंद्रशेखर हाँ, जनता पार्टी की सरकार। हाँ, केरला और गुजरात के गवर्नर रहे वो। हाँ, गुजरात के, केरला के तो रहे साल 6 महीने जी। फिर इन्होंने शिफ्ट कर लिया गुजरात, वहाँ 5 साल पूरे रहे। राज्यसभा गए फिर? हाँ, फिर राज्यसभा जब मैं था एमएलए, तो उस वक्त हमने इनको एक को भेज सकते थे हम लोग, तो एक कांग्रेस की तरफ से गया, तो हमने इनको फिर राज्यसभा में भेजा। तो 6 साल राज्यसभा में रहे थे, फिर गवर्नर रहे। उनका देहांत कब हुआ? 3 में वो लिखा मैं 13 या 3 में ऐसा कुछ। हाँ, 3 होगा। 3 होगा।
आपने किताब भी लिखी है उन पर? और घर डॉक्टर होते तो स्वरूप मैं सिंह देता एंड आपको। इंस्टेंट मेरे पास है वो। अच्छा है, हाँ। इंग्लिश में भी है, फिर हिंदी में भी मेरे पास इंग्लिश में है। इंग्लिश, उसकी हिंदी भी की थी। अच्छा। मुझे तो आती नहीं, लेकिन वहाँ एक प्रोफेसर हमारा इंग्लिश का ही मेरा स्टूडेंट भी रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कहावत हरियाणा में बहुत प्रचलित है हम्म, कि हरिद्वार लाल जी ऐसा कहते थे कि हरियाणा में 1.5 आदमी पढ़े लिखे हैं, एक तो मैं खुद हूँ और आधा स्वरूप सिंह है। इस कहावत में कितना दम है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, उनकी अपनी वैनिटी है। अगर 1.5 भी माने तो डॉक्टर स्वरूप सिंह एक थे, वो आधा था। उसने तो ना तो एमए इंग्लिश कर रखी, ना कोई पीएचडी कर रखी। डॉक्टर स्वरूप सिंह तो एमए पीएचडी लंदन से, तो उनका क्या वो किस भी आप पे ऐसा क्या बोलते थे या सिर्फ उनके मजाक करने की इस तरह की मजाक आदत थी उनकी अपनी। अच्छा। वो रोहतक में वहाँ तो सोचते भी अनपढ़ लोग हैं, कुछ ही कह दो, कुछ कह दो। और उसको अंडरमाइन करने को मैं स्वरूप सिंह डॉक्टर स्वरूप सिंह को क्या ये बात पता थी कि वो इस तरह की हाँ, बातें हाँ, उनके पता बारे में- था। तो उन्होंने कभी कंट्राडिक्ट नहीं ना, किया ना। आपको? उनका अपना कल्चर है, बड़ापन है, वो ऐसी छोटी बात नहीं करेंगे। अच्छा। इनकी आदत थी, ये तो छोटी पता नहीं क्या कर दें, वो नहीं करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपकी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपने भी जिंदगी में बहुत तरक्की की है। आप वीसी आप रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, आप विधायक आप रहे हैं रोहट हल्के से 82 में। इसके अलावा आपकी बहुत सारी किताबें हैं इंग्लिश लिटरेचर पे, आपने बहुत काम किया है। तो ये राजनीति में आप कैसे आए? राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह की वजह से। अच्छा। मैं तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, उसके बाद रजिस्ट्रार भी रहा रोहतक में हाँ। एमडीयू के। हाँ, फिर वापस कुरुक्षेत्र आ गया था। नहीं, एमएलए कैसे बने वो बात। हाँ जी, है। राजनीति में एंटर। राजनीति में जी। राजनीति में आया मैं 82 में। अच्छा। उस वक्त में वहाँ से रोहतक से तो आ गया था, वो तो ख़त्म हो गई थी बात। 80 में हमारा झगड़ा निपट गया था हरिद्वार लाल जी के साथ। हाँ। हाँ। तो फिर 80 में मैं वापस अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चले आ गया। तो 82 में फिर एक दिन डॉक्टर स्वरूप सिंह का फ़ोन आया कि भीम सिंह दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली गया, मैं कहा हाँ जी सुनाओ। कहते ये लिफाफा उठा ले। तो मैंने लिफाफा उठाया, देखा तो लोकदल की टिकट रोड से। हाँ, कहता इलेक्शन लड़ना है। आपके मन में दूर तक ख्याल ना नहीं ना, मैं सोचा ही नहीं था। था? आप पढ़ा रहे थे मजे से? हाँ। तो मैंने कहा जी आपका हुक्म है तो फिर तो करना ही है, करेंगे जाके। तो फिर वो इलेक्शन लड़ा हमने, तो लोगों ने ही लड़ा, मैंने क्या लड़ा। अच्छा। सब जगह जिस गांव में जाता था लोग पैसों की माला भी डालते थे और ये कहते थे डॉक्टर तू बैठ घर, हम अपने आप लड़ देंगे। 82 में ऐसा माहौल था? ऐसा था। चोई चरण सिंह की पार्टी थी लोकदल। हाँ, और चोई देवीलाल हरियाणा में उसको लीड कर रहे हरियाणा थे। लीड करते थे, वो और प्रेसिडेंट जनरल थे। सेक्रेटरी? मैं जनरल सेक्रेटरी था, वो प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट थे। लेकिन लोगों में इतनी आस्था थी, खास तौर से जो किसान तबका है जी। या गांव का किसान मजदूर भी, सब मिला के लोकदल के साथ जुड़े हुए। लोकदल के साथ। क्योंकि चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल, उनकी इमेज इतनी बड़ी थी लोगों में, वो सोचते थे ये तो छोटू राम के बाद यही हुए हैं, ये हमें हमारा सुधार करेंगे जी। बचाएंगे। और किया भी उन्होंने। जो कुछ हो सकता था, कायदा कानून नहीं चले तो एजिटेशन, सारा करके चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की। तो मैंने कहा ये क्या आप क्यों कर रहे हो? कहता भीम सिंह तू जवान है ना, तेरी समझ में नहीं आवे, तेरी अच्छी नौकरी है। कहता जो बूढ़े गांव में रहे हैं ना, कहता रोटी को नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, लड़के लड़की जवान अपने में मस्त, खेती करें चाहे नौकरी करें। कहता बूढ़े ने पूछा को नहीं को। कहता पेंशन मिलेगी तो कम से कम रोटी तो मिल जाएंगी। यूँ कहेंगे भाई बूढ़े की पेंशन आवे। तब 100 रुपए शुरू किए तो तब उसने 100 या 200 से शुरू किया। अब तो बढ़ते बढ़ते कई हजार हो गए। जी जी। क्योंकि उसके बाद किसी बंद करने की हिम्मत नहीं हो। कर ही नहीं सकता जी आप। हाँ,
जब तक वोट की राजनीति है पेंशन बंद नहीं कर, तो इतना बड़ा काम वो कर गए उस वक्त। अच्छा, 82 में तो डॉक्टर साहब आप चुनाव जीत गए बहुत आसानी से। फिर 87 में जब लहर चोई देवलाल जबत सिर्फ 3-3.5 हजार वोट आई। अच्छा, क्या कारण थे? आप लोग लोकदल से क्यों हट गए थे? हम नहीं हटे, हम निकाले गए। कौन कौन लोग निकाले गए थे? डॉक्टर जो भी चौधरी चरण सिंह के साथ गिने जाते थे, हम 6। डॉक्टर स्वरूप सिंह जी थे, मैं था, जी थे, एक वो जींद से जुलाना से एमएलए होता था, दल सिंह जी ना, कुलबीर मलिक। हाँ, कुलबीर मलिक। हाँ। वो हमारे साथ था। अच्छा। वो था। एक ही प्रोफेसर शेर सिंह का भाई ओम प्रकाश बेरी। ये था। हम 6 थे। 6 जने। तो हम 6 के 6 निकाले गए। अच्छा, आपको एक्सपेल कर दिया था? हाँ, चौटाला जी ने। अच्छा, हाँ, उसको पसंद नहीं थे। अच्छा, क्योंकि हम उसे नहीं समझते थे कुछ। जब मैं जनरल सेक्रेटरी था तो एक दफ़ा मीटिंग्स ले रहा था एमएलएज की, तो उनको कुछ बता रहा था, भाई ये करना है, ये नहीं करना। तो ओम प्रकाश भी बैठा था और भी कई बैठे, जब चाय पी रहे थे। फिर चाय चुई खत्म होली, मैंने कहा भाई अब मीटिंग शुरू करनी, जो एमएलएज नहीं है वो चले जाओ। हाँ, ओम प्रकाश नहीं उठा, बाकी चले गए। मैं कहा ओम प्रकाश आप एमएलए तो नहीं हो ना? कहते ना। मैं कहा फिर? कहते मैं बैठा रहूँगा। मैं क्यों बैठा रहेगा, जब बाकी उठ गए। मैं कहा जाइए यार, उस बात को भूले नहीं वो, मन में बांध ली। निकाला फिर पार्टी से। अच्छा, जो ताकत उसके पास आ गई तो निकाला। 87 में फिर आपकी जमानत जब्त होगी? हाँ बिल्कुल, 3-3.5 हजार। अच्छा, उसकी तो दाढ़ी पाड़ लो चंद्रशेखर की। अच्छा, क्योंकि वोट मुझे थोड़े, उसको। बोला देवीलाल और चरण सिंह के खिलाफ रहता था वो। उसको कोई पर्ची नहीं पड़ेगी, वोटर बोलते थे। जाटों को इतना गुस्सा। अच्छा, 82। अच्छा, उन दिनों तो जाटों का ये था कि और किसी की पढ़न को नहीं दे। मैं चौधरी चरण सिंह के इलेक्शन में जाता था। अच्छा, तो मेरे जिम्मे 2-4 गांव लगा रखे थे। तो मैं शाम को गया, मैंने कहा भाई वो जो हरिजनों की बस्ती थी, मैं चौधरी की वोट डालना। कहता जी हमने तो डिब्बा ही नहीं देखा है आज तक। मैं कहा क्यों? कहता है चौधरी इलेक्शन से पहले दिन आते हैं कि भाई आपकी वोट चाहिए, आपके यहाँ जी देंगे। बोले आ ली, फिर आपको जान की जरूरत नहीं। अच्छा, कहते फिर आप पे डाल देंगे। कहता हमने तो डिब्बा ही को नहीं देख लिया। ये हालत थी वेस्टर्न यूपी, चौधरी चरण सिंह के एरिया। अच्छा, चौधरी चरण सिंह से आपकी अच्छी मुलाकातें रही? वो मुझे बहुत पसंद करते थे। अपनी जो लेख वेख थे उनके अखबारों को, ये भी वो कहते थे मेरा ये सारे इकट्ठे करो, कोई किताब निकाल दो, ये तो मुझे पसंद करते थे काफ़ी। क्योंकि देवीलाल का उल्टा था मैं, तो वो अक्खड़, मैं पढ़ा लिखा, तो इसलिए वो पसंद करते। अच्छा, चौधरी देवीलाल से कैसी थी आपकी मुलाकात? नहीं, मेरी ठीक थी बिल्कुल। मैं उनकी इज्जत करता था। अच्छा। क्योंकि देखिए वो लोगों के लीडर थे और लोगों के लिए उनके दिल में बहुत तड़प थी कि जैसे छोटू राम में थी कि भी इनको कुछ कर दूँ, और जो कुछ कर सकते थे किया। तो इसलिए मैं उनकी इज्जत करता था। ये तो चौटाला साहब ने आके बीच में खराब किया, वरना हमारी कभी भी नहीं। अच्छा सब, एक तो ये है कि आपने जैसे देवीलाल जी भी देखे यहाँ पे 82 में सरकार तो बनाई चौधरी भजनलाल ने, तो उन्होंने लोकदल के बहुत सारे एमएलए को तोड़ा। तो क्या आप लोगों को उन्होंने अपने पास नहीं बुलाया? देखिए ये कहानी ये है कि हमारे एमएलए थे 34, कांग्रेस के थे 35, 6 थे बीजेपी के और 6 आज़ाद। तो 34 और 6 और 6 मिला के हम 40 हो गए। 40 हो गए। कांग्रेस के वही रह गए 35। तो मैं और चौधरी देवीलाल उस 40 को लेके गवर्नर हाउस गए, तपासे के पास। जीडी तपासे थे। तो हमने कहा जी गिन लो जी। तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा भी गिनो। तो उन्होंने कहा जी हाँ पूरे 40 हैं।
तो मैंने कहा पूरे 40 हैं, तो फिर बताओ कब ओथ दिलाओगे। तो उन्होंने मंडे को 10 बजे फिक्स कर टाइम दी। दे दिया आपको। हाँ, कि 10 बजे ओथ दिला देंगे, आप अपनी लिस्ट बना लाओ, कौन चीफ मिनिस्टर होगा कौन मिनिस्टर। हम चले आए, तो वो होता था नारनौंदिया चौधरी वीरेंद्र। वो देवीलाल का दिमाग उसी का चलता था, अच्छा। समझदार आदमी था, वही चलाता था। तो कहने लगा दैया साहब कितने दूर सी जा ठहरे, कोई एमएलए ना भगा ले जा। तो एक वो सरदार जी होता था वहाँ कालका से, तो कहने लगा मैं वहाँ परवाणु में इंतजाम कर दूंगा, वहाँ हिमाचल भवन है, वहाँ कोई पर नहीं मारे, किसी एमएलए को पहुँच नहीं पाएगा, किसी को भगा के नहीं। तो हम वहाँ जा ठहरे तो मंडे को दिलानी थी, संडे को देवीलाल कहने लगा भैया वो बना लेना लिस्ट अपनी जी, किस किस को दिलवानी है शपथ, कल सुबह तो 10 बजे दिलवानी है। मैं कहा चलो मैं करता हूँ। तो मैं ट्रांजिस्टर मेरी टेबल पे, और मैं लिस्ट बनाने लग रहा मिनिस्टरों की, भाई किस किस को बनाना। तो 6 बजे खबर आ गई उस पे ट्रांजिस्टर पे कि चौधरी भजनलाल ने ओथ ले ली। अच्छा। मैंने कहा चौधरी साहब लिस्ट की ज़रूरत कौन है। कहता क्या हुआ। मैं कहा वो तो भजनलाल ने ले ली। कहता साले ने कैसे ले ली। चलो अभी वो जाते गवर्नर का गला पकड़ लिया। अच्छा, वो थप्पड़ मारा था या क्या था? गला। आप मौजूद थे वहीं पे? हम सारे के सारे एमएलए ऐसे गला पकड़ लिया। हाँ, वीरेंद्र पहले ही कह रहा था। वीरेंद्र कहने लगा चौधरी को गुस्सा है, ये पता नहीं किए कर दे वहाँ जाके, एक तरफ आप रहे एक तरफ मैं रहूँगा। अच्छा। तो जो कुछ करे इसको चेक करना है। तो वो थप्पड़ मारने लगे, मैंने वीरेंद्र ने हाथ पकड़ लिया, फोटो भी आ गया था अखबार। अच्छा। हमने दोनों हाथ तो आप भी जवान थे। हाँ, तो हाथ खींच लिया इसका, देखना क्या कर रहे हो। वीरेंद्र कह रहे छोड़ना नहीं मैं। तो वो हो गई ओथ, तो हम रह गए यूं के यूं। लेकिन बाद फिर में उन्होंने धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया एमएलए आप लोग। वो तो बथेरे टूट गए, फिर 8-10 भाग गए, क्योंकि वो तो भगा ले जाता था, उनकी भी कहानी है। एनीवे, लेकिन बाद में भजनलाल से जब दोस्ती हो गई हमारी 8-10 साल बाद। अच्छा, 8-10 साल बाद जब उसने वाइस चांसलर बना दिया मुझे, ये वो नहीं, वो थोड़ा सा पीछे जाओ। नहीं, वो पीछे ही जा रहा हूँ। हाँ। तब उनसे उसने बताया खुद। मैंने कहा ये बताओ वो चमत्कार कैसे किया था कि हमें ओथ के लिए बुला रखा ले लिया आपने। कहता 4 करोड़ में। 4 करोड़ में? अच्छा। तपस्या को दिए? हाँ, 2 करोड़ तो दिए आर.के. धवन को। आर.के. धवन को, जो कि पीए था इंदिरा गांधी का। और 2 करोड़ दिए उधर जगजीवन राम के पीए को। जगजीवन राम के पीए को, क्योंकि 17 थे एमएलए एचसी के। हाँ हाँ। कहता 4 करोड़ में ओथ हुई है। 4 करोड़ रुपए उस समय 82 में। भजनलाल तो खिलाड़ी थे, पैसे वैसे तो इससे बहुत कर रखे थे अपने। तो आपको भी ऑफर दिया था उन्होंने? नहीं, उसको पता था। ये तो कहता रहता था कि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके लिए खाली। मैं कहा खाली रहेगी, हमें मान नहीं बेचा करते हैं। बदला नहीं आप? हर 6 महीने कहता सोच लो। मैं कहा भजनलाल फिर वही बात, कितनी बार सोचुआ होगा। एक के बस सोच रखी हमने, अपना हमारा कैरेक्टर ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे लोग बाद में, क्या हम ऐसे थे 2 पैसे के लिए बिक गए, तो हम नहीं कर सकते इस तरह। फिर 87 में आप तो भारी हो चुके थे रेस से ही। हाँ। फिर 89 में फिर सरकार चली गई। हाँ, 92 में भजनलाल फिर आ गया। फिर आगे 91 में, 10 साल बाद। 10 साल 92 में फिर इलेक्शन था ना, तो 92 में आ गया। तब इन्होंने मुझे बुलाया। अच्छा, जो भजनलाल ने? हाँ, 2 कारण थे। एक तो कोई बालाराम साउथ का, क्योंकि गवर्नर साउथ का था, उसने वहाँ का लगा दिया वो वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र में। हाँ, चीफ मिनिस्टर की सुने नहीं। रिटायर्ड जनरल था, जनरल बालाराम, फौजी, अपने लगावे। तो भजनलाल ने मुझे बुलाया, कहता दैया साहब एक काम करो। मैं कहा क्या।
कहता ये मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, साला 2 पैसे का आदमी, मेरी बेइज्जती कर देता है, मेरी बात नहीं मानता। मैं कहा अच्छा तो कर देंगे इलाज। कहता फिर मैं कहा प्रो वाइस चांसलर की जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी। कहता वो तो आप पे जानो कैसे होगी। मैंने वहीं मैं कहा सेक्रेटरी को बुलाओ और एजुकेशन सेक्रेटरी को बुलाओ। उनको कहा मैं कहा कैलेंडर लाओ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, गवर्नर के पास भेजो और गवर्नर उसको अप्रूव कर दे तो मैं फिर प्रो वाइस चांसलर बन गया यूनिवर्सिटी में। हाँ, गवर्नर से अपॉइंटमेंट भी साथ ही अमेंडमेंट की, सारा कुछ बैठे बैठे एक दिन में ये करा दिया। प्रो वाइस चांसलर हो गया। मैं गया, पहुंचा वहाँ, ज्वाइन कर लिया। तो अगले दिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग थी। मैं बैठा, बालाराम तो बदतमीज सा था ही। मैंने कहा जी मीटिंग चलेगी बाद में। वो बलराम वीसी आया हुआ था। हाँ, और मैं पीवीसी। मैंने कहा पहले ये बताओ कोई सरकार की चिट्ठी आई है? मैं नहीं बताऊंगा, आई डोंट। मैं फिर हरियाणवी में आ गया। मैं कहा तेरा बाप भी बताओगा, ये मीटिंग बैटिंग नहीं चलेगी जब तक तू नहीं बताओगा। फिर तू पे आ गया और मेंबर्स को कहा मैं कोई मीटिंग नहीं, उठ जाओ यहाँ से, भाग जाओ। वो सब उठ गए। पता है तो हरियाणवी काम हो गया। तो उसने जाते ही फिर अपना इस्तीफा लिख दिया। अच्छा, इतनी बेइज्जती उसकी। तो मैं गया, फिर गया तो फिर मैं वाइस चांसलर बन गया, प्रो वाइस चांसलर से। भजन लाल जी भी खुश हो गए। हाँ, तो उसका बदला ले लिया बदमाश। पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा। हाँ, पॉलिटिक्स तो सबको पता है डॉक्टर साहब, पावर पॉलिटिक्स से आपका क्या मतलब है? देखो पावर कोई राजी खुशी तो मिलती नहीं। अच्छा, धक्के से? कोई खैरात में नहीं मिलती, तो आपको हथियाना पड़ता है। या तो इलेक्शन जीत के, कई दफ़ा इलेक्शन जीत के नहीं हो तो वैसे कोई न कोई दाव पेच करके, जैसे बनलाल ने की, ऐसे करना पड़ता है। तो इसलिए पावर की पॉलिटिक्स है, कोई शरीफ आदमी का काम नहीं है कि घर बैठे कोई दे जाएगा, पूजा कर जाएगा। वो तो पंडित जी की पूजा हो जाए। अच्छा, पॉलिटिशियन की थोड़ी कोई करेगा। और ताकत हो जब तो पता नहीं, दिमाग भी आसमान में जाता है। मैंने दिए किससे, उस वक्त जब ये बंसीलाल बनना तो देवीलाल का हक बनता था, लेकिन उसको बहका रखा था ये बबूदयाल शर्मा, कई और लोगों ने। देबर होता था मेरा ख्याल पार्टी चीफ, वीएन देबर जी। हाँ, कि जी ये जिसको सिंह लगा हो ना उसको मत बनाइए, ये जाट है सारे, और ये अपनी गुंडागर्दी लाल बना लो जी। हाँ, कोई नॉन जाट को बना दो। कहता क्या पहचान है जाट की? कहता सिंह होगा, सिंह ना हो बस। तो उनके पास तो लाल था, देवीलाल नहीं, वही तो। लेकिन देवीलाल का तो पहले ही बता रखा था ना कि इसको नहीं बनने देना, और किसी को नहीं। बाकी जाट रोहतक के, सोनीपत के सब सिंह होते हैं, तो उनको नहीं बना। तो देवीलाल अपने नाम बताए, ये नो सिंह। तो फिर देवीलाल ने कहा फिर हमारे ये बंसीलाल जी को बना दो। बढ़िया बुनिया हो गया बंसीलाल, यस लाल। तो इस तरह बंसीलाल को बनवाया। उनके तो काफी किस्से हैं कि गुजराल जी भी कहते हैं कि हम मैंने बनवाया, नंदा जी कहते हैं कि मैंने बनाया, पंडित भगवदयाल जी कहते हैं मैंने असल तो बने नहीं हूँ। हाँ। वो किसी की नहीं मान रहा था। खैर ये मदद करने में थे ही है, लेकिन वो मान नहीं रहा था। ये तो फिर अच्छा, देवीलाल ने ये चाल, चूंकि दैया हो। एक और बताऊँ मैं इससे रिलेटेड। देवीलाल ने सोचा कि ये बंसीलाल मैंने बनवाया है, तो एक दिन चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे, देवीलाल भी साथ बैठा। अच्छा, तो वो अपने लगा समझाने में, सोचा नया चीफ मिनिस्टर है कि बंसी ऐसे मत करना, वैसे मत करना। अब बंसीलाल किसी की सुने, ये मुरथल के आसपास कार आली
जो उसको ड्राइवर का रोक रहे, रुकवा के कहता नीचे उतर जा। लिखा है, सच्ची बात है जी। इसमें लिखा हुआ मैंने, ये सच्ची, झूठ थोड़ा लिखूंगा मैं। तो देवीलाल जी को नीचे उतार दिया। हाँ हाँ, सड़क पे खड़ा रहा। 2 घंटे बाद बस आई, तब बैठ के गया। ये मैंने किससे लिखे हुए इसमें, तो झूठे थोड़े लिखूंगा मैं। ये तो खुद जानी हुई बातें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो चूंकि जाट पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, और आपने किताब में एक जगह लिख रखा है कि जाटों के हाथ से जब सत्ता चली जाती है तो वो तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं जब तक दोबारा हासिल नहीं हो जाती है। अचानक के मैंने क्यों खुरापात करेंगे, है ना? मतलब टिक के नहीं बैठ सकता जाट। तो चौधरी गांव में देखो ना, और किसी ने मानना है अपने बराबर, ब्राह्मण हो कोई हो, लेकिन अपने बराबर कोई माने। ये पिछड़ेपन का भी कारण है। खड़जात कहेंगे उन्हें, बाकी नहीं। गांव में दरअसल जो असली ताकत है वो तो जमीन वाले के पास है, बाकी तो उसके सहारे खा रहे हैं ना। जमीन पे ही सारे, कोई हल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डिपेंडेंट है, वो मालिक है। तो इसलिए उसमें टॉर तो ठीक है, क्योंकि उसके बिना गुजारा को नहीं किसी का भी। वो पंडित को खुश हो के एक दफा जाट के छोरा हो गया, तो पंडित ने गाय दे दी। कई गाय थी, दूध दे रही थी। बोला पंडित जी एक तू ले जा। ले गया पंडित जी। तो थोड़े दिन बाद उसकी जाट वाली ने दूध देना बंद कर दिया, क्योंकि तो 8-9 महीने दिया करें। तो उन्हें सोचा भाई दूध बिना तो काम को न चले। गाय पंडित जी ने दे दी, फिर वापस क्यों कर ला। तो अपने छोरे गाय छात पर चढ़ गया। तो उसकी छात पर चढ़ गया तो पंडित जी कहते कौन है? कहता अच्छा ही हम कौन हो गए, कल तो गाय दी थी, खोल यार छोरे। बहाना चाहिए। जाट तो फिर ये करे, राजी खुशी ना धींगा मस्ती तो करेगा। अच्छा जो भजनलाल जैसे थे, उन्होंने पॉलिटिक्स तो हमेशा नॉन जाट की, और वो लेकिन वो थे तो मंजू गोद के जाट, सबको पता है ये बात। उनका पंथ था बिश्नोई। हाँ। और उन्होंने बताते हैं कि शुरुआत में हरियाणा के जाटों को ये समझाने की कोशिश भी की कि भाई मैं तो मंजू हूँ जाट, लेकिन वो मानने कौन है? लेकिन माने नहीं। उन्होंने इसलिए मजबूरी में पॉलिटिक्स नॉन जाट की। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा के जाट खुश थे अंदर ही अंदर? ना, नहीं थे। ये वीरेंद्र सिंह सुरजेवाला दोनों उसके खिलाफ रहते थे। अच्छा। क्योंकि वो अपना हक समझते थे कि हम बनने चाहिए थे, और ये अकेला बिश्नोई कितने बन गया। जाटों के 30 MLA रहे। तो वो भी कतराता था। जब मैंने ये 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, सरसार हिसार की, अच्छा, जब मैं वाइस चांसलर था, पहले मैं रीजनल सेंटर बनाए उनको, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हिसार भी और सिरसा भी रीजनल सेंटर। तो सिरसा वाली तो देवीलाल के नाम पे रखे, अभी बता, UGC से अप्रूव कराया। अच्छा, ये आपकी बनाई यूनिवर्सिटी? पहले रीजनल सेंटर बनाए, फिर मैंने दोनों को यूनिवर्सिटी बनवाया। अच्छा। जब मैं वाइस चांसलर था तभी बनी थी दोनों। अच्छा। तो फिर नाम की बात आई, तो चौटाला कहने लगा कि इसका तो देवीलाल पे रख दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर नाम रख के सारा अप्रूव करवा लिया, असेंबली से भी, UGC से। फिर आई हिसार की बात, तो मैंने भजनलाल को कहा, मैं कहा आप तो जिंदा हो, देवीलाल तो रहे नहीं, इसलिए उनके नाम से होगी, तो आपके नाम से तो हो नहीं सकती। तो आपके जो गुरु थे जम्बेश्वर, उनके नाम से कर देते हैं। कहता ये जाट मिनिस्टर को नहीं मानने। मैं कहा बस ही चाहे मर्द माने चाहे, मैं यही शब्द कहे। मैं कहा चीफ मिनिस्टर हो? कहता यार ये सुरजेवाला और ये वीरेंद्र दोनों खिलाफत करेंगे, ये ओन को नहीं दें। मैं कहा अच्छा फिर ऐसा है, मैं आपको लिख के दे दूंगा कि इसका नाम होना चाहिए हिसार यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप एज चीफ मिनिस्टर ये पढ़ दियो कि अभी इसका नाम ये रखेंगे। मैं गैलरी में बैठूंगा और मैं कहूँगा कि नहीं, इसका नाम होना चाहिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
और मैं पूछूंगा एमएलए से, बोलो भाई किसी को एतराज़ है? मैं कहा 90 के 90 हाथ खड़े कर देंगे। मैं कहा जब मैं कह रहा है मैं करा दूंगा। तो मैंने वही ड्रामा किया, इन दोनों से पहले बात कर ली। मैं कहा बात सुन लो, ये भजन लाल का केस नहीं मेरा है, यूनिवर्सिटी मैंने बनाई और मैंने ही नाम रखा है। कहता आपका तो फिर नहीं करेंगे अपोज। फिर यूनानिमस हो गया, 90 ने हाथ खड़े कर दिए। भजन लाल हैरान। आपकी बनाई यूनिवर्सिटी से ही मैंने मास कम्युनिकेशन किया है। अच्छा, वेरी गुड। भजन लाल हैरान कि ये हो गया। मैंने कहा ये जाट भाई हैं, इतनी भी नहीं मानेंगे। खैर मेरी कहीं मान गई। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 सवाल और मैं आपसे मुख्य तौर पे पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि आपने पॉलिटिक्स का बहुत लंबा दौर देखा, आपकी नज़र में बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कौन है और क्यों है? वो बंसीलाल। जो बंसीलाल। देखो आज जो हरियाणा है वो उसका बनाया हुआ है। अच्छा। मैंने इसमें भी लिखा है। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है। सड़कें, बिजली, पानी, और ये भी लिखा है मैंने कई दफ़ा। मैं कहा जो मिजाज होता है वो भी काम आ जाता है। ये बैड टेम्पर था, गुस्सा आ जाता था जल्दी। मैं कहा वो गुस्से से ही हरियाणा की तरक्की हो गई, क्योंकि सारे इंजीनियर, बिजली वाले, पानी वाले सारे डरते थे कि भाई ये जब थोड़ी सी कमी पागी ना तो सीधा मारेगा पहले। और किया भी था एक जगह, सड़क जो है तो बनी नहीं थी टाइम से पहले। तो इसने उतर के देखा क्यों नहीं बनी, कौन है वो इंजीनियर को, वो अपने गनमैन की बंदूक छीने उसको मारा पीठ पे। तो इतना गुस्सा भी था। अच्छा। तो उसके डर से हो गई। मैं कहा कई दफ़ा बदमिजाजी भी काम आ जाती है, अगर ये बदमिजाज नहीं होते तो ये तरक्की नहीं होती। बेस्ट चीफ मिनिस्टर शरीफ आदमी से थोड़ी हो। अच्छा। देखो ना हर गांव में, आज भी किसी स्टेट में नहीं है ये, बिजली, पानी, सड़क, तीनों चीजें हर गांव में हरियाणा में। यूपी में आज भी नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, वो उसकी वजह से। अच्छा, और सबसे खराब चीफ मिनिस्टर? खराब तो किसका बताऊं। फंस गया आप डॉक्टर साहब। तो कोई गिनती ही नहीं, इस सवाल में फंस गए। इतने सारे थे ना, किस नहीं फिर भी याद नहीं। भजन लाल ने भी देखो काम ठीक ठाक किए, जो भी बता देते थे। पर उनके बारे में कहानियां इतनी बन गई करप्शन की कि करप्शन। अब देखिए 4 करोड़ रुपए उस समय उन्होंने दिए। देगा तभी ना जब लेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आम घर के जो मैं बच्चे, भूल गया कि रिकॉर्ड भी हो रहा है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि आम घर के जो बच्चे हैं आज राजनीति में कैसे सफल हो सकते हैं या नहीं होंगे? नहीं, क्यों नहीं होंगे? देखो उसका इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, चाहता क्या है। तो इतनी मेहनत करो, वो खुद बनाएगा। नहीं, किस तरह की मेहनत करे? चुनाव लड़ने के लिए चाहिए 2-3 करोड़ रुपए। तो देखो ईमानदारी तो लोग दे देंगे, दिल्ली में दे रहे हैं जैसे हैं। हाँ। हाँ दिल्ली में दे रहे, केजरीवाल की एग्जाम्पल है, तो मोदी और भी तो आए हैं। अच्छा, जो बंसीलाल से आपका रास्ता रहा है कोई? ज्यादा नहीं। देवीलाल जी से खूब रहा? हाँ वो तो एक ही पार्टी में थे। भजनलाल जी से खूब रहा? हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से? वो बहुत ज्यादा, भूपेंद्र सिंह को इतनी इज्जत करते थे। कानपुर यूनिवर्सिटी, मैंने कहा आपके बाप भी आते थे, आर्य समाजी थे, गुरुकुल है, इसको यूनिवर्सिटी बनवाओ। कहता मेरे 10 का जहाँ चाहिए करा लो, बाकी बनवानी तो आप ना आवे। मैंने फिर यूजीसी से सारा अप्रूवल ली। आप दर्शकों को ये बता दीजिए आपने किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? एक तो ये लिखी है पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा, ये अमेजोन पे भी है दोस्तों, किताब अगर पढ़नी हो तो। एक और किताब भी लिखी है आपने पॉलिटिक्स पे, हायर एजुकेशन इन हरियाणा। हायर एजुकेशन इन हरियाणा। पॉलिटिक्स पे तो है वो द राइज ऑफ हरियाणा एंड द फॉल ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, उस किताब में क्या है मेन तौर क्या उसमें ये है कि हरियाणा बना सबसे आगे गया सब स्टेट से, तो राइज हुआ ना। लेकिन
पॉलिटिक्स लिमिट रह गई वो कुछ परिवारों से। लाल आम- परिवार हो गए। आम आदमी का कोई उसमें वो स्कोप नहीं है कि वो भी कुछ बन जाए। वीरेंद्र सिंह बनेगा, उसका बेटा बनेगा, देवलाल बनेगा, उनका बेटा बनेगा, भजनलाल बना, इस उसका तरह बेटा भजनलाल उसका बेटा बनेगा। तो इस तरह भजनलाल जी हैं, उनकी औलाद है। उनके तो खानदानी राजनीति पर अब फिलहाल तो कई सालों से पीछे हैं थोड़ा सा ये। नहीं, लेकिन वो खानदान तो चल ही रहे हैं। चल ही रहे हैं ना। और बंसीलाल की किरण नहीं बन रही क्या? आखिर उसी दम कम पे बनती है ना जी जी, भाई, बंसीलाल उनके ही की नाम वो पे है। बनते हैं। हाँ। दोस्तों ये थी डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी से मुलाकात, और हम कोशिश करेंगे फिर कभी डॉक्टर साहब ने एक अच्छे मॉल में आज घुमाया है, और लेकिन वो जो वो कर देंगे डॉक्टर साहब। हाँ कभी मेरे लठ बजवा एक बार मैं इसको कंक्लूड कर दूं, अब बीच में ना बोलिए आप। अच्छा, दोस्तों ये थी डॉक्टर भीम सिंह दहिया जी से मुलाकात। डॉक्टर साहब से डॉक्टर साहब इन दिनों दिल्ली में रहते हैं, और कभी कभी ये चंडीगढ़ अपने बेटे के पास चले जाते हैं, और कभी ये कुरुक्षेत्र में अपने घर पे चले जाते हैं। तो कहते हैं ना 3-4 पाँव रहते हैं 3-4 जगह पे इनके, कभी चंडीगढ़ कभी दिल्ली। तो मुझे मुलाकात का मौका मिला है दिल्ली में, और ये खूबसूरत सा एम्बियंस मॉल है, इसके बाहर हम बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब से पॉलिटिक्स की खूब सारी बातें की हैं। कोशिश करेंगे 1-2 मुलाकातें और डॉक्टर साहब से हो जाएं और कुछ बची हुई चीज़ें दें। अगर आपके कोई सवाल डॉक्टर साहब से हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डॉक्टर साहब से उनके जवाब लेकर दूंगा। राजनीति की बातों का सिलसिला दोस्तों यूं ही चलता रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी। शुक्रिया, नमस्कार। डॉक्टर साहब धन्यवाद आपका।